नमस्कार दोस्तों, मैं भानुमुकुंद धुरिया। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक माहौल और राजनीतिक परिवेश हमेशा गतिमान रहता है, बदलाव होते रहता है उसमें। उसी तरह की एक परिस्थिति आज क्रिएट हो गई है। कल 25 जून था और कल पूरे देश ने इसके पहले इमरजेंसी डे के रूप में देश कल के दिन को जानता है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस समय बड़ा त्राही त्राही मचा था और आज से पहले पूरा देश इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाता था। लेकिन इधर नई परिस्थितियों में पिछले 9-10 साल से एक सरकार देश में चल रही है जिसने इमरजेंसी की विभीषिका को मिनिमाइज कर दिया है। आज चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कच्छ का इलाका हो, चाहे पूर्वोत्तर का इलाका हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियां और समूह जो लोग आंख कान खोले रहते हैं वो कह रहे हैं कि ये जो दौर है, ये दौर उस घोषित इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है। इस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, इस दौर में विरोध की परिपाटी समाप्त हो गई है, इस दौर में हुई है वह जो फलाने रच राखा। अगर उनको पसंद नहीं है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप कुछ भी हो, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप लिख नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, आप प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं और सरकारी संस्थाओं को जेबी संस्था बना दिया गया है। इस तरह का एक विकट स्थिति देश में आ गई है और लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है ये देश को, देश के स्वर्णिम इतिहास को, संघर्षशील भारत के इतिहास को ले जाके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के इर्द गिर्द पूरा बांध देना चाहती है। अब हमारे देश के इतिहास में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग निपथा में चले जाएंगे और इन सब के गुरु सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस तरह के लोग हो जाएंगे। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अब पूरे देश से प्रतिरोध की समानांतर धारा निकल पड़ी है। अभी कल मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, 25 को अखिलेश जी ने जो सवाल उठाए, ठीक वही सवाल बिहार से भी इस गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक कम्युनिस्ट पार्टी माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी एक इंसाफ मंच के स्टेट सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने गंभीरता से इस बात को उठाया। हमको लगता है दीपांकर जी की बात को उन सभी नौजवानों को सुनना चाहिए जो राजनीति में कुछ सोचते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आप भी जरा सुनिए। देश में आपातकाल लागू हुआ 25 जून मध्य रात में और उस समय बड़े पैमाने पर जो हमारे नागरिक अधिकार है उन अधिकारों की कटौती हुई थी। बड़े पैमाने पर विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया गया था। जो देश के अखबार, उसकी जो आज़ादी है प्रेस की, उस पर भी जबरदस्त एक हमला हुआ। लेकिन आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं 2023, तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि भाई वो जो 75 का आपातकाल था वो तो घोषित आपातकाल था, कुछ दिनों के लिए था और अब तो अघोषित और स्थायी आपातकाल में हम जी रहे हैं। घोषित नहीं है, अघोषित है, लेकिन स्थायी है। और अब तो लगने लगा कि ये आपातकाल शब्द भी जो आज की स्थिति है इसके लिए बहुत छोटा पड़ रहा है। जो आज की स्थिति है वो आपातकाल सिर्फ नहीं, वो आफतकाल है। पूरे देश में एक आफत के दौर में हम लोग हैं। और सच कहिए तो आज जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसकी आशंका नहीं थी, इसकी चेतावनी उस दौर में जब संविधान पारित हो रहा था आज से 75 साल पहले, उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने आगाह किया था कि इस देश में ये संविधान तो ठीक है लेकिन बहुत सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र इस देश में है लेकिन बहुत सुरक्षित नहीं है और हिंदू राज
अगर कभी इस देश में यथार्थ बनेगा तो इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति। ये बात उस समय संविधान पारित होते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और आज हम लोग ये देख रहे हैं। आप कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। बिहार की बात तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप नजर दौड़ाए, अभी मोदी जी अमेरिका गए थे और खूब मीडिया में प्रचार है। हमारे देश के मीडिया में, अमेरिका के मीडिया में इतना प्रचार नहीं था। अमेरिका में नेता आते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में काफी प्रचार है कि मोदी जी गए और सब कुछ मोदी जी के लिए पूरे अमेरिका बीच गया वहां। तो वहां एक दो बात हुई। एक कि अमेरिका के बहुत सारे सांसदों ने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति से कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में स्थिति बहुत खराब है। धार्मिक आजादी खतरे में है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय, उनके ऊपर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। जो अभिव्यक्ति की आजादी है, विरोध की आजादी है, विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। और प्रेस की आजादी हिंदुस्तान में अब बहुत नीचे है। तो ऐसे में इस पर भी बात होनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात होनी चाहिए, उठनी चाहिए। जरूर ये भारत का आंतरिक मसला है, लेकिन आज के जमाने में दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी अगर पूरा लोकतंत्र खतरे में हो, मानवता खतरे में हो, अधिकार खतरे में हो, कहीं शांति खतरे में हो, युद्ध हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के लोग उस पर बोलेंगे। तो ये बाराक ओबामा साहब ने कहा। मोदी जी, हम सब लोग जानते हैं कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आज तक किसी पत्रकार के किसी सवाल का उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। जब भी कोई इंटरव्यू के नाम पर उनसे कोई सवाल पूछा गया तो आप जानते हैं कि वो प्रायोजित है। उन्हीं के कोई भक्त उनसे कुछ पूछते हैं कभी कभी। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका वालों ने कहा कि हमारे देश में अगर आप आ रहे हैं तो आपको पत्रकारों को संबोधित करना होगा, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सवाल पूछा गया, 2 सवाल उनसे पूछे गए। अमेरिकी अखबार के एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, वही सवाल पूछ दिया उन्होंने कि भारत एक बहुत पुराना लोकतंत्र है, देश दुनिया के एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत को इस पर नाज है, फख्र है, लेकिन इधर जो घटनाएं वह घट रही है, इसको लेकर के दुनिया भर में चिंता है। तो आपकी सरकार भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, जो प्रेस की आजादी खतरे में है और व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, इस आजादी को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ये सीधा सवाल मोदी जी से पूछा गया। और आपको पता है कि मोदी जी ने क्या जवाब दिया? मोदी जी ने जवाब दिया कि भाई लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारे रगों में लोकतंत्र है, हमारे संविधान में लोकतंत्र की बात है। और संविधान में जब बात है तब बात खत्म। संविधान में लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये बात है कि हमारे यहाँ किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो एक तरह से संविधान का हवाला देकर मोदी जी ने अपना पीठ थपथपा दिया। लेकिन पूरी दुनिया को तो मालूम है कि जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, भारत में हर रोज उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वही संविधान है। हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए एकजुट हो रहे हैं। न्याय, इंसाफ एक सीधा शब्द है। हमारा संविधान कहता है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि न्याय
और उसमें भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, संपूर्णता में न्याय की गारंटी होनी चाहिए। और हमारे नागरिकों की ये संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सब लोगों ने मिलकर के ये घोषित किया कि हमारा देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की तरफ आगे बढ़ेगा, ये हमने कहा है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हर रोज इस संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश के हर हिस्से में, हर सवाल पर। लेकिन मोदी जी ने ये जवाब दिया। और इसके बाद जो इधर पिछले 2 दिन से हिंदुस्तान में होने लगा, ये जो बराक ओबामा साहब ने जो सवाल उठाया कि भाई मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, ये भाजपा वालों को बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। तो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो बराक हुसैन ओबामा है, आप सब लोग जानते होंगे कि बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा, क्योंकि उनके पिता जो है वो एक अफ्रीका के मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि बराक ओबामा खुद मुस्लिम नहीं है, लेकिन पिता के हिसाब से देखिए तो उनका नाम बराक हुसैन ओबामा है। तो किसी भारत के पत्रकार ने पूछ दिया कि असम के मुख्यमंत्री से कि असम वाले आजकल क्या करते हैं कि दिल्ली में किसी ने अगर कुछ कह दिया मोदी जी के बारे में तो असम में एफआईआर हो जाता है, असम के पुलिस पहुंच जाती है गुजरात से। गुजरात के सांसद विधायक हैं आपके जिग्नेश मेवानी, उनको गिरफ्तार करके अहमदाबाद से, गुजरात से उठा करके असम लाया जाता है। पवन खेरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अगर कुछ कह दिया, मोदी सरकार की कोई आलोचना कर दी, असम में एफआईआर होता है तो उनको उठा करके असम लाया जाता है गिरफ्तार करके। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या असम की पुलिस ओबामा साहब को अब जेल में डाल देगी क्या? इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता बहुत साफ है, इस देश के अंदर बहुत सारे ढेरों हुसैन ओबामा है, तो पहले हम देश के अंदर के हुसैन ओबामाओं से निपटेंगे और तब हम अमेरिका के बारे में सोचेंगे। अब जरा सोच लीजिए, जो कह करके आए, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है, किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है, किसी की आजादी खतरे में नहीं है। लेकिन एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इसके बारे में मोदी जी कभी कहा करते थे कि मेरे मित्र बराक, तो एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अगर कह दिया कि मैं भारत में ये जो प्रेस की आजादी खतरे में है, धार्मिक अल्पसंख्यक की आजादी खतरे में है, ये चिंता की बात है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो हुसैन ओबामा बोल रहा है, ये तो हुसैन है इसलिए बोल रहा है। और भारत के अंदर ऐसे सारे जितने हुसैन ओबामा है, हम पहले उनसे निपट लेंगे फिर करेंगे। तो उन्होंने साफ कर दिया। असम के मुख्यमंत्री ने मोदी जी की झूठ का, जो मोदी जी वहां झूठ बोल करके आए, गोल गोल बात करके आए, उसका साफ साफ उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। तो हमारे सामने ये सवाल है, ये तीसरा सम्मेलन है इंसाफ मंच का, 10 साल का करीब करीब सफर हमने तय किया और हमें बिहार में और पूरे देश में ये 10 साल ठीक से याद है। हमें याद है कि किस दौर में इंसाफ मंच का गठन हुआ और क्यों हुआ। मोदी जी आए थे गांधी मैदान में रैली करने, 14 में प्रधानमंत्री बने और बनने से पहले एक हुंकार रैली करने के लिए आए थे गांधी मैदान में। पता नहीं कौन सी साजिश थी और जांच से क्या निकला, बम विस्फोट हुआ। और जैसे ही बम विस्फोट हुआ और कहा गया कि भाई मोदी जी पर हमला था, और हमने देखा कि बिहार में एनआईए और पूरे जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनका छापा शुरू हो गया है और मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी कह करके दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, जहानाबाद से उठा के जेल में डालना, परेशान करना, ये दौर शुरू हो गया है। और जब ये दौर शुरू हुआ, मुझे आपकी इस लड़ाई पर इसलिए गर्व है
कि जैसे ही ये बात समझ में आई, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आहट सुनाई दे रही थी और उनके प्रधानमंत्री बनने का मतलब क्या निकलने जा रहा है ये हमको समझ में आने लगा था। और जैसे ही हमने देखा ये सरकारी आतंक पूरे बिहार को एक आतंक के चपेट में पूरे बिहार को कैद करने की कोशिश हो रही है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, आतंकित करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे साथियों ने तय किया कि हम इस डर के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे और इस डर से निपटेंगे, लड़ेंगे। और तभी इंसाफ मंच की शुरुआत हुई, तभी इंसाफ मंच की शुरुआत हुई कि जहां ये डराने की कोशिश होगी, परेशान करने की कोशिश होगी, प्रताड़ित करने की कोशिश होगी, तो इसके सामने हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। संविधान है, लोकतंत्र है, देश की आजादी का लंबा इतिहास है, इस देश के तमाम लोकतंत्र पसंद न्याय पसंद लोग हैं, हम लोगों पर भरोसा करते हैं और अपने इतिहास पर भरोसा करते हैं, हम लड़ेंगे। और तब से ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और कई एक के साथी हमारे विधायक कमरेड गोपाल जी, पार्टी के साथी, वहाँ के तमाम न्याय पसंद नागरिकों ने मिल करके इस पूरे विरोध की आवाज को बुलंद की और एक हद तक हम इसको रोक पाए। हालांकि एनआईए वालों की छापामारी आज भी चल रही है। तो आज ऐसी एक स्थिति में हम लोग तीसरे सम्मेलन में यहाँ मिले हैं, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी देश में ये जो उन्माद और उत्पात की हम बात कर रहे हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। पहले ऐसा होता था कि किसी समय किसी खास शहर में किसी खास मौके पर कहीं कोई घटना घट गई, कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, कहीं लोगों को डराने की कोशिश हुई। हम लोग ये समझते थे कि ऐसी घटनाएं कभी कभी घटती हैं, लेकिन अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये पूरा का पूरा दौर उन्माद और उत्पात का दौर है। पूरे इसी के दौर में ही, इसी के साए में हम जी रहे हैं। ये कोई अपवाद नहीं है, यही नियम है। अगर कहीं कोई उन्माद नहीं दिखा, कहीं कोई ऐसे उत्पात नहीं हुआ, तो वो बल्कि थोड़ा सा लोग समझते हैं कि भाई चलो इस बार की रामनवमी थोड़ी शांति से गुजर गई, इस बार का ये त्योहार थोड़ा शांति से गुजर गया, तब लोगों को थोड़ा सुकून महसूस होता है, लोग थोड़ा आश्चर्य भी महसूस करते हैं कि क्या हो गया। तो आज इस दौर में जो हम जी रहे हैं, तो ये भी दुनिया का इतिहास बताता है। आज हम लोग कह रहे हैं कि भारत में ये मोदी जी की तुलना हिटलर से हो रही है, इटली के मुसोलिनी से हो रही है, दुनिया भर के तानाशाहों से। तो जो हिटलर शाही थी, वो जो मुसोलिनी का राज था, फांसीवादी निजाम दुनिया में बनने लगे थे, तो उस समय इसकी परिभाषा ये तय की गई थी, ये आतंक का खुल्ला आतंक का शासन है। आप लोगों को डरा करके डर का राज कायम कर, और इसीलिए तो इस डर का राज जहां कायम करने की कोशिश होगी, सबको डराने की कोशिश होगी, तो हम सब लोग जानते हैं कि इस डर के खिलाफ लीडर होकर के हमें लड़ना है, क्योंकि जो डरा सो मरा, जो डर गया सो मर गया। और इसीलिए अगर हम डर के आगे ये तय कर लेते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, कितना डराओगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे। हमने देखा कि फादर स्टैन स्वामी रांची में, झारखंड में, तमिलनाडु से आते थे, लेकिन उन्होंने झारखंड को अपना कर्मभूमि बनाया और झारखंड के जो आदिवासी विस्थापित होते हैं, बिहार में भी विस्थापन है, झारखंड में जो आदिवासी वर्षों से जेल में बंद पड़े हुए हैं, तो उनके विस्थापन के खिलाफ, उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाते थे 80 साल के बुजुर्ग आदमी। और उनको इस निजाम ने, मोदी अमित शाह के राज ने रांची से उठा करके पुणे में जेल में डाल दिया, फर्जी मुकदमा करके। पानी पीने के लिए भी उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि वो अल्जाइमर्स के मरीज थे और इसीलिए पानी ऐसे हमारी तरह नहीं पी सकते, उनको पानी पीने के लिए भी मदद चाहिए थी, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो एक ऐसे आदमी, इस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया और वो जेल में ही, जैसे कॉमरेड शाहजहां और 6 साथियों को हमने टाडा में बिहार के जेलों में खो दिया, जेल में आजीवन कारावास की सजा वो झेलते हुए हमारे साथी शहीद हुए।
बिल्कुल इसी तरह फादर स्टैन स्वामी भी पुणे के जेल में वो शहीद हो गए और मरने से पहले उन्होंने कहा कि अगर सच के लिए, न्याय के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो हम कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम ये झूठ के साथ और डर के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये दौर है। अभी मोदी जी अमेरिका में दौरा कर रहे थे और अमेरिका की सड़क पर हमने देखा कि भारतीय मूल के नागरिक और अमेरिकी नागरिक भी वहां बड़े नारे लगा रहे थे। बड़ा उनका बैनर हाथ में था कि मोदी जी से पूछो कि 1000 दिन से ये उमर खालिद जेल में क्यों बंद पड़ा हुआ है। उसकी कोई ना तो ट्रायल है, ना तो जमानत उसको मिल रही है। एक झूठे आरोप में एक इतिहास के शोधार्थी, इतिहासविद को, एक जेएनयू के होनहार छात्र को आपने जेल में डाल रखा है, क्यों रखा है? ये सवाल ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं चाहते तो इसलिए सवाल बंद हो जाएगा। सवाल लोग कर रहे हैं, दुनिया के हर कोने में, हर मौके पर, हर जगह लोग ये सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए दमन का दौर है, उन्माद का, उत्पाद का दौर है और हमें इस उन्माद, उत्पाद से लड़ना है और इस पर काबू पाना है। और इस देश में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो हमारी उम्मीदें हैं कि हमारा संविधान कहता है कि हिंदुस्तान वाकई एक ऐसा देश बने जहां सबको पूरी आजादी मिले, महिलाओं को पूरी आजादी मिले, दलितों को पूरी आजादी मिले, देश के किसी को डर डर के जीना ना पड़े। इस देश के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय, भाषाई हो, धार्मिक हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी को कहीं कभी भी डरना ना पड़े। तो ये जो हम संविधान में जो हमने सपना देखा था, सोचा था, अपने सामने जो लक्ष्य रखा था, तो हम तो चाहते हैं कि देश उसी रास्ते पर आगे बढ़े। और अभी हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा एक रोड़ा है, बहुत बड़े रुकावट हमारे सामने खड़ी है, जो चाहते हैं कि देश को आप पीछे धकेल दें। आपने देखा 28 मई को क्या हुआ, नए संविधान भवन, संसद भवन, उसका उद्घाटन कर दिया गया। संसद भवन है, उस संसद भवन में ठीक ठाक जगह है। अगर 50 सांसदों की संख्या बढ़ भी जाएगी तब भी सांसदों के बैठने के लिए ठीक ठाक जगह है और वो बिल्डिंग कहीं से कोई जर्जर नहीं। लेकिन मोदी जी को चाहिए था कि अपने हिसाब से कोई एक नए भवन का निर्माण हो जाए। और इसीलिए कोविड के दौर में तो लोग परेशान थे, प्रवासी मजदूर पैदल घर लौट रहे थे, राशन नहीं था, रोजगार नहीं था। उस समय 20,000 करोड़ रुपए हमारे आपके गाड़ी कमाई के पैसे वो खर्च करके पूरे दिल्ली में नई योजना बनाई गई, नई सड़कें, नई इमारत और नया जो संसद भवन, उसमें आपने देखा कि तमिलनाडु से तमिलनाडु के राजाओं का प्रतीक था। तमिलनाडु के राजाओं को वहां के जो मठ है, वो मठ के जो मठाधीश हैं, पुरोहित लोग हैं, वो लोग राजाओं को देते थे। जब राजा का राज तिलक होता था कि राजा सुखी रहे, राजा स्वस्थ रहे, राजा का, उसको तमिलनाडु से बुला करके स्थापित कर दिया। इशारा बहुत साफ है, बहुत साफ है कि इस देश में जो लोकतंत्र है, संविधान के हिसाब से चलने वाला लोकतंत्र है, वहां अतीत के प्रतीकों को, राजतंत्र के प्रतीकों को वहां स्थापित किया था। और अभी मोदी जी जो अमेरिका में जाकर के भाषण देकर के आए, आजादी के 75 साल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जो हमेशा वो कहते हैं कि 1000 साल की गुलामी, वो अंग्रेजों की गुलामी की बात नहीं करते हैं। उनके लिए इस देश में जब भी, जहां भी कहीं कोई मुस्लिम राजा का शासन अगर रहा है, मुगलों का दौर रहा है, वो सब इतिहास से बाहर करो, उनकी पूरी पहचान को मिटा दो। वो पूरे देश में लोगों को ये बता रहे हैं कि इस देश में ये सब विदेशी लोग हैं, बाहरी लोग हैं, जो भी। तो आप समझ सकते हैं वो 28 मई को वो दिन क्या था, सावरकर का जन्मदिन, सावरकर का जन्मदिन। और ये जो साल है 2023, तो एक किताब का 100 साल पूरा हो रहा है।
1923 में वो किताब छपी थी। आरएसएस बना 1925 में, उससे भी 2 साल पहले वो किताब छपी थी। वो सावरकर की लिखी हुई किताब, जिस किताब का नाम है हिंदुत्व, और जिस किताब में उन्होंने ये परिभाषित किया, हम सब लोग राष्ट्र देशभक्त हैं, आजादी की पूरी लड़ाई अंग्रेजों को भगाने के लिए थी, देश को आजाद करने के लिए थी। वो लड़ाई जब 1857 में बिहार से लेकर के पूरे देश भर में फैली, तो उस समय के हमारे तमाम लोगों ने, कुंवर सिंह ने कहा कि बहादुर सफर से बूढ़े हो गए थे तब तक कि आप अगुवाई करें, इस पूरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का अगुवाई करें, और उनको अंग्रेजों ने कैद करके बर्मा भेज दिया और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। तो आप जानते हैं कि वो जो दौर था आजादी की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़ रहे थे, सब लोग मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन आज उस लड़ाई को, उसके इतिहास को बदल करके सावरकर को हिंदुस्तान की आजादी के नेता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। एक फिल्म आ रही है, जो फिल्म में बताया जा रहा है कि भारत में चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष बोस हो, चाहे खुदीराम बोस हो, सब लोगों को सावरकर से प्रेरणा मिली। तो सावरकर से किसी को प्रेरणा नहीं मिली, सावरकर से मोदी जी को प्रेरणा मिली है, सावरकर से अमित शाह को प्रेरणा मिली है आजादी की लड़ाई को, क्योंकि सावरकर तो वो नेता थे। शुरुआत तो उन्होंने की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कह करके, शुरुआत उन्होंने की कि 1857 की लड़ाई थी वो आजादी की पहली लड़ाई थी, ये उन्होंने कहा, उस पर भी उन्होंने किताब लिखी। और जब करते हैं कि बाहर निकल नहीं करेंगे जिससे अंग्रेजों को कोई दिक्कत हो, तब आपका काम करेंगे। लेकिन अंग्रेजों को पहले भरोसा नहीं हुआ कि पता नहीं आदमी बोल तो रहा है, लेकिन हो सकता है बाहर निकल के फिर वही पुराना काम चालू कर देते। हिंदुत्व, और जहां उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब है हिंदू राष्ट्रवाद, इसका मतलब जहां देश का पहला नागरिक कौन होगा, सच्चा देशभक्त कौन होगा, उन्होंने कहा कि जिनके लिए हिंदुस्तान पितृभूमि भी है और पुण्य भूमि भी है। यानी आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म भी अगर इसी देश में पैदा हुआ हो तब तो ठीक है। हिंदू है तो चलो ठीक है, बौद्ध है तो चलो ठीक है, जैन है तो चलो ठीक है, सिख को भी मान लेंगे। लेकिन अगर आप इस्लाम को मानते हैं, अगर आप ईसाई धर्म को मानते हैं, तो आपकी तो धर्म की पैदाइश कहीं और है। आप चाहे हिंदुस्तान के लिए कितना खून पसीना बहा दें, पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के लिए करें, लेकिन आप इस देश में स्वयं दर्जे। ये 1923 में किताब में लिखी थी, और जब ये किताब मार्केट में आ गई तब अंग्रेजों को भरोसा हुआ कि हाँ अब ठीक है, और तब 1924 में उनको रिहा किया गया। और उसी किताब का जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान में संसद में, अब इसमें कोई गांधी की बात नहीं, कोई भगत सिंह की बात नहीं, कोई अम्बेडकर की बात नहीं, वहां सावरकर की बात करके संसद का उद्घाटन किया। आप समझ सकते हैं क्या इशारा है, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इसके एक तो जरूर अच्छी बात ये हुई कि अब धीरे धीरे देश में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपको पता है 23 तारीख को पटना में बड़ी बैठक हुई, देश के 15 विपक्षी दल, और मोटे तौर पर ये बात हुई कि अभी हर हालत में, हर कीमत पर देश को ये जो आफत है, ये जो लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला है, और लोगों की रोजी रोटी सब पर, और सरकार ऐसी है जिसका कोई मतलब नहीं है जनता से, कोई मतलब नहीं है। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता। मणिपुर चल रहा है 50 दिन से, कुछ नहीं आता जाता। देश में नौजवान बेरोजगार हैं, ठेके पर काम कर रहे हैं, और उनके पास कोई जीने लायक वेतन नहीं है, कुछ नहीं आता जाता। सेना में नौजवान जाते थे पक्की नौकरी के लिए, उनकी पक्की नौकरी खत्म करके कच्ची नौकरी कर दी गई कि 4 साल वहां काम करके चले आओ बाहर घर में। तो ये ऐसी एक सरकार है, तो इसको सत्ता से जरूर हमें विदा करना होगा, बाहर करना होगा, और इसके लिए बड़ी एकता बने। अच्छी बात है, लगे हैं, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि अब जो खतरा है हमारे सामने, ये कोई एक चुनाव भर का सवाल नहीं है कि किसी एक चुनाव में, किसी एक प्रदेश में या देश में हम कभी चुनाव अगर जीत जाएंगे, इसको थोड़ा चुनाव सत्ता से बाहर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिहार में हम लोग देख रहे हैं, बिहार में हम देख रहे हैं कि सत्ता से तो हमने बाहर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हर रोज हर जगह से खबर आती है कि भाई पूरा का पूरा जो प्रशासन है, लगता है कि भाजपा के हिसाब से काम कर रहा है। ये पूरी पुलिस जो है दरभंगा में, समस्तीपुर में,
इस पूरे इलाके में कह दिया, जो भी जहां लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जहां भी गरीब झुग्गी डाल करके कहीं है तो झुग्गियों को बुलडोजर से डाला जा रहा है। तो लग नहीं रहा है कि भाई सरकार बदली, लेकिन लग रहा है कि प्रशासन को उसी हिसाब से। इससे आप समझते हैं कि एक चुनाव का, एक सरकार बदलने का सवाल नहीं है, लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है और एक कठिन लड़ाई है। और इसीलिए हमको कदम कदम पर लड़ना है, कहीं डरना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है, और कदम कदम पर जहां भी अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। तो इस बात के लिए जरूरत इस बात की है, देखिए हम सब लोग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन एक दूसरे की परेशानी के हम समझते हैं, एक दूसरे की पीड़ा के हम समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी बिहार शरीफ में रामनवमी के मौके पर मदरसा चला दिया, इतनी पुरानी लाइब्रेरी, 4000 से पुरानी बड़ी ज्यादा संख्या में किताबें सब चला दिया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले यहाँ चला रहे हैं किताब और लाइब्रेरी जहाँ बेटियां पढ़ती थी। तो ये जो पूरा मामला हुआ, हमारे इंसाफ मंच में हमारे तमाम साथियों ने तुरंत इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। हमारे साथियों ने, गोपाल जी, महबूब जी, सब लोग साथियों ने दौरा किया सबसे पहले बिहार शरीफ का। तो बिहार शरीफ का जो मामला है, अगर हम इस मामले को अगर ये समझेंगे कि ये मुस्लिम समुदाय पर हमला है, एक मदरसे पर हमला है, और कहीं अगर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाए उसको अगर हम समझेंगे कि दलितों पर हमला है, अम्बेडकर की मूर्ति पर, हम अगर दोनों ये बात नहीं समझ पाएंगे कि बिहार शरीफ में जो मदरसा चलता है वो भी पूरे बिहार पर आम लोगों पर हमला है, और कहीं भी अम्बेडकर की मूर्ति पर हमला होता है वो भी पूरे देश के संविधान पर हमला है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक साथ हम जो भी, एक की पीड़ा सबकी पीड़ा, एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला है, और इसीलिए कहीं भी अन्याय है उसके खिलाफ खुल करके हमें लड़ना होगा, मिल करके लड़ना होगा। जब ये सीए कानून आया, नागरिकता कानून में संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि हिंदुस्तान में घुमा के चोर दरवाजे से ये कहने की कोशिश है कि नागरिकता में भी हम धर्म को घुसा देंगे, नागरिकता में भी हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हिंदू हैं या किसी मुस्लिम हैं तो आप बुलंद दर्जे के हैं, आप इस देश में आपका स्वागत नहीं है, बाकी कोई है तो उनको देखा जाएगा। तो ये नागरिकता में धर्म को घुसाने की जो पूरी कोशिश थी, जैसे कोशिश शुरू हुई तो शाहीन बाग से, जामिया से, दिल्ली से आवाज उठी है, पूरे देश भर में आवाज है। हमने ये कोशिश की कि ये बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शाहीन बाग जहां भी खड़ा हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है, दुनिया के इतिहास में ऐसा नजारा कम देखने को मिला होगा कि महिलाएं 8 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल के हमारे दादी नानी, वो जो पीढ़ी है, सब 4 पीढ़ी की महिलाएं एक साथ शाहीन बाग हर जगह। लेकिन कई लोगों को लगने लगे कि हो सकता है कि ऐसा कोई सवाल है जो मुस्लिम समुदाय का सवाल है। तो ये बात को समझाना कि मुस्लिम समुदाय का सवाल नहीं है, कि गरीबों का सवाल है। असम में जब एनआरसी आया और 20 लाख लोग बाहर हो गए नागरिकता की सूची से, बिहार के भी और 1 लाख लोग थे, तो सारे गरीब लोग थे जिनके पास कागजात नहीं है। आपसे अगर कागज मांगा जाएगा कि जमीन का कागज दिखाओ, मकान का कागज दिखाओ, जन्म का पुरावा दिए कागज दिखाओ, बहुत सारे लोगों के पास कागज नहीं। मोदी जी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं तो लोग कहां से कागज दिखा पाएंगे? तो अभी जब भी वो कागज की बात छोड़ दीजिए, जब आधार को जोड़ा जाता है कि राशन के साथ आधार जोड़ दिया तो लोगों को राशन कार्ड मिल जाता है। आधार को जोड़ दिया जाता है कि मनरेगा में काम आधार के आधार पर मिलेगा और वेतन भी आधार के साथ जोड़ करके मिलेगा। हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि भाई वेतन मिलना बंद हो गया, काम कर रहा है पैसा नहीं मिल रहा है। वोटर लिस्ट के साथ आधार को जोड़ दिया जाता है तो लोगों का नाम वोटर लिस्ट से छूट जाता है। ये तो तरह तरह के तरीके हैं लोगों को बाहर करने की, लोगों को तमाम अधिकारों से वंचित करने की पूरी कोशिश है। इसलिए इसको कहीं भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना है, किसी जाति के हिसाब से नहीं देखना है। आज आरक्षण पर जो खतरा आया तो धीरे धीरे सबका आरक्षण ही खत्म करने की पूरी, अब निजीकरण हो जाएगा, किसका आरक्षण बचेगा? किसी का कोई आरक्षण नहीं बचने वाला है। निजीकरण पूरे देश में अगर हो जाएगा, सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी कोई रोजगार नहीं, कहां से होगा? तो हमें लगता है कि आज जो दौर आया है, अब सब लोग अगर इसको मिलजुल करके समझें कि जो हमले हो रहे हैं, कभी लग सकता है कि हमले के निशाने पर मुस्लिम लोग हैं,
इस हमले के निशाने पर दलित हैं, इस हमले के निशाने पर इस देश के नौजवान हैं। अभी आपने देखा हमारे पहलवान महिलाओं को, हरियाणा की पहलवान महिलाएं जो देश का नाम रोशन करती है, ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, उन्होंने जब ये इल्जाम लगाया कि भाई हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के पहलवान संघ के पूरे अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, सांसद भी हैं भाजपा के, बार कई बार सांसद बने हुए हैं और उनका पूरा बस चलता है, तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई करो। किसी और आदमी के खिलाफ अगर ये इल्जाम लगता, एफआईआर होता, कई बार एफआईआर हो जाता, इनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 महीने बाद तब एफआईआर हुआ, और एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। अगर किसी और पार्टी के नेता होते, कोई आम आदमी होता, तब तक वो जेल में चला जाएगा, तो जेल में नहीं जा रहा है, बल्कि उल्टे इन महिलाओं को 28 तारीख जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, इनको दिल्ली की सड़क पर घसीटते हुए किस तरह से पुलिस ने 10 मिनट बंद किया और फिर थाने में ले गया, आपने देखा। इस सवाल को अगर हम ये समझेंगे कि हरियाणा के लड़कियों का सवाल, ये हरियाणा के पहलवानों का सवाल है, ये बिहार का सवाल नहीं है, तो पता नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि आज ये दौर आ गया है कि देश में जो उन्माद उत्पाद वो तो पूरे हर रोज हम देख रहे हैं, और सरकार जो है वो लाठी गोली लूट झूठ और उन्माद और उत्पाद, इसके बल पर पूरा राज चल रहा है, इसके बल पर पूरे समाज को बांटने की, नफरत फैलाने की और लोगों को डराने की पूरी कोशिश हो रही है। तो ये जो पूरी कोशिश है, इसके निशाने पर हम सब लोग हैं, और जो भी हम लोग निशाने पर हैं, हम सबको एकताबद्ध होना पड़ेगा, बिल्कुल एकजुट होकर के, और लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े होगा नहीं, लड़ लेने से नहीं होगा। तो लड़ाई को अगर मजबूत करना है तो जबरदस्त एकता बना करके लड़ना है। हमें इस बात की खुशी है कि बिहार में विपक्षी एकता की बैठक हुई, लोगों ने ये उम्मीद जताई कि भाई बिहार से कोई बात निकलती है तो दूर तक जाती है और वो जीत की मंजिल तक पहुंचती है। तो ये उम्मीद है लोगों को बिहार से। तो बिहार से जो उम्मीद है, वो बिहार से उम्मीद का मतलब क्या है? ठीक है, बिहार में अभी नीतीश जी इधर आ गए हैं, एक महागठबंधन भाजपा के खिलाफ बना है, गठबंधन तो बनता है, टूटता है, फिर बनता है। बिहार से जो उम्मीद है वो बिहार की इस धरती से है, संघर्ष की धरती से है, बिहार के लोगों से उम्मीद है कि सबसे ज्यादा संकट, लेकिन संकट के खिलाफ सबसे ज्यादा संकल्प भी लड़ने का वो बिहार में ही दिखता है। बिहार के लोग लड़ते सबसे ज्यादा सावंती उत्पीड़न, सबसे ज्यादा जनसंहार, बातें बठानी मियापुर से लेकर के सबसे ज्यादा दंगे, भागलपुर से लेकर के तमाम सब झेलते हुए, लेकिन लड़ते हुए हमने एक एकजुटता कायम की है, और यही एकजुटता का नाम बिहार है। इसी एकजुटता के बल पर हम इंसाफ की लड़ाई को तेज कर सकते हैं, और हमें लगता है कि आपका ये सम्मेलन इसको हमने जमा पहनाएगा। इस पूरे इंसाफ मंच बिहार के तमाम जिलों में इसके मजबूत इकाई बने, और तमाम लोग, ये जरूर माले ने पहल की, लेकिन ये कोई पार्टी का संगठन नहीं है, इसीलिए जो भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, हो सकता है कि पार्टी के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक दूरी हो सकता है थोड़ी राजनीतिक दूरी हो सकता है पार्टी को हर लिहाज से कुछ मामलों में उतना पसंद नहीं करते हैं या समझते नहीं है, कोई बात नहीं। ये संगठन, ये इंसाफ मंच उन तमाम वंचितों का है, उन तमाम पीड़ित लोगों का है जिन्हें इंसाफ की सख्त जरूरत है, और उन तमाम लोगों की एकता और संघर्ष इसका साझा मंच है, इसका साझा मंच है इंसाफ मंच। इसलिए हमने सिर्फ इतनी पहल की कि भाई मंच बने और ये मंच आगे बढ़े। हम मदद करने के लिए यहाँ है। इंसाफ मंच बिहार से लेकर के बल्कि झारखंड में भी हमारे साथी बना रहे हैं, यूपी में भी बनेगा। पूरे देश में ये लड़ाई आगे बढ़े, और पूरे देश में एक लंबी लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हो। नागरिक अधिकार खतरे में है, मानवाधिकार खतरे में है, न्यायपालिका पर किस तरह से पूरे सरकार हावी हो रही है आप देख रहे हैं। इसलिए कठिन लड़ाई, लेकिन मिलजुल करके लड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और साथ तब दे पाएंगे जब एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। तो हर एक के दर्द को समझना, अपना दर्द
उसको दूसरों का दर्द भी समझना, तो सबका दर्द समझेंगे, सबकी पीड़ा समझेंगे और तब उस अन्याय के खिलाफ मिल करके लड़ेंगे। आपका ये सम्मेलन सफल हो, और सम्मेलन की सफलता का मतलब सम्मेलन कोई एक दिन का तो है, लेकिन एक दिन का आयोजन नहीं है, ये साल भर लड़ने के लिए एक दिशा है, एक ऊर्जा है। यहाँ से दिशा लेकर के, ऊर्जा लेकर के आप समझाएंगे लौट करके तो पूरे बिहार में जबरदस्त आंदोलन। और हम लोगों ने यही कहा जो विपक्षी एकता की बैठक में कि चुनाव सिर्फ अब चुनाव नहीं है। चुनाव को अगर आप ये समझ लेंगे कि आराम से चुनाव होगा, नहीं, वो चुनाव भी उत्पाद और उत्पाद के दौर में चुनाव होगा। चुनाव को भी डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव में भी सत्ता कब्जा करने के लिए ये तमाम उत्पाद की ताकतें, ये लाठी गोली की सरकार आपके सामने खड़ी रहेगी। और इसीलिए चुनाव में भी अगर विपक्षी एकता बने, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन सिर्फ विपक्षी एकता के बल पर हम चुनाव जीत नहीं सकते। चुनाव हम तब जीत सकते हैं जब पूरे बिहार के करोड़ों लोग और पूरे देश के दसियों करोड़ लोग ठान लेंगे कि हमें पूरे एक आंदोलन के बल पर इस चुनाव को जीत लेना है। चुनाव को एक आंदोलन बना देना है जहां बिहार के तमाम लोग, बिहार के गरीब, बिहार के तमाम हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तमाम लोग जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, सब लोग एकजुट होकर के हमारा साझा संकल्प, हमारी एकता और हमारा साझा संघर्ष यही हमें जीत दिलाएगा। और आपका ये सम्मेलन इसके एक तरह से पूरे ये ऊर्जा से भरा हुआ है और ये ऊर्जा पूरे बिहार में फैले, ये संकल्प पूरे बिहार से पूरे देश में फैले, इसी कामना के साथ मैं आपकी बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और उसके बाद जिंदाबाद। किस तरह से दीपांकर जी ने पूरे देश के परिपेक्ष को, पूरे देश के माहौल को आपके समक्ष रखा है और लोगों को कन्वे किया है कि लड़ाई के अलावा, संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है इस सरकार से पार पाने का, या इस तरह की फांसीवादी मुहिम से देश को बाहर निकालने का। ये किसी चुनाव का, किसी सरकार को बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं है, ये संघर्ष देश को बचाने का संघर्ष है। तो सलाम इस तरह के विचार को, और ऐसे ही विचार, ऐसे ही वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग लड़ते हुए देश में नए बदलाव, नया सवेरा लाएंगे। बहुत बहुत सलूट कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य को। नमस्कार।